नाज़रीन, खित्ता बर्रे सगीर में बहुत सी ज़ातें, कौमें और कबीले आबाद हैं। इन तमाम कबाइल और ज़ातों के बारे में इंतहाई भयानक किस्म की गलतफहमियाँ पाई जाती हैं। मैं साजिद भट्टी और आप देख रहे हैं हमारी सीरीज मेरा कबीला, और आज हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं खित्ता बर्रे सगीर यानी पाक व हिंद में मौजूद सारी ज़ातों और बरादरियों के बारे में पूरा सच। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया और पाकिस्तान में कौन कौन सी बड़ी बरादरियाँ और समाज मौजूद हैं, इन बरादरियों या ज़ातों की असल कहानी क्या है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बरादरियों के ग्रोहों की असल वतन और तारीख क्या है, राजपूत, जाट, गुज्जर, अराई, अरबी नस्ल कबाइल, ईरानी कबाइल, तुर्क और अफगानी कबाइल की हैसियत क्या है, और क्या बर्रे सगीर के तमाम मुसलमान कबाइल पहले हिंदू थे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, खित्ता इंडो पाक में जात पात का निज़ाम इंतहाई कदीम और मुअस्सर है। यहाँ के बसने वाले लोगों की अपनी जात बरादरी के साथ वाबस्तगी बहुत पुख्ता होती है। इस्लाम में किसी जात या कबीले को दूसरे कबीले पर कोई बर्तरी हासिल नहीं, और ये कबाइल सिर्फ इंसानी पहचान के लिए बनाए हैं। मगर हिंदुओं के जात पात के निज़ाम में मुख्तलिफ तबकात बनाए गए हैं, जिनमें चंद को आला और कुछ को निचली जातियां शुमार किया जाता है। एक गलतफहमी ये भी पाई जाती है कि शायद खित्ता बर्रे सगीर में पाए जाने वाली तमाम मुसलमान जातें, बरादरियां या कबाइल हिंदू थे और उसके बाद मुसलमान हुए। आज की वीडियो में हम इसको भी वाज़ेह करेंगे। नाज़रीन, खित्ता हिंदुस्तान और पाकिस्तान में मजमूई तौर पर जातों या बरादरियों के 8 सिलसिले या 8 नस्लें पाई जाती हैं, जिनमें राजपूत, जाट, अरबी नस्ल कबाइल, ईरानी कबाइल, तुर्क नस्ल कबाइल, अफगानी नस्ल के कबाइल, बलोच नस्ल और कश्मीरी नस्ल के कबाइल मौजूद हैं। आज की वीडियो में हम इन तमाम नस्लों से ताल्लुक रखने वाले कबाइल की हकीकी बुनियाद आपके सामने पेश करेंगे और इस सिलसिले में पाई जाने वाली गलतफहमियों का भी अजाला होगा। सबसे पहले जाट नस्ल। जाट एक मखसूस नस्ल है जिससे ताल्लुक रखने वाले लोग ज़राअत के पेशा से मुंसलिक हैं। जाट नस्ल के बहुत से कबाइल ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान में तवील अरसा बड़े इलाकों पर राज किया। जाट नस्ल के बारे में मुहक्किकीन 3 तरह की आरा पेश करते हैं। पहली राय के मुताबिक जाट इंडियन आर्यन नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। ठाकर देश राज, डॉक्टर नाथन सिंह और हर्बर्ट राइजली इसी नजरिए के कायल हैं। दूसरा नजरिया सर जॉन मार्शल, B.S. ढिल्लू और जेम्स टोड के मुताबिक जाट इंडो साइथियन नस्ल से ताल्लुक रखते हैं। जबकि तीसरी रिवायत के मुताबिक अलेक्जेंडर कनिंगम बयान करते हैं जाट दरअसल अरबी नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और इनका अरबी नाम जुत या जात था। जाटों को आर्यन मानने के हवाले से तारीख में ये रिवायात मिलती हैं कि ये लोग 3102 कबल मसीह में सेंट्रल एशिया से आकर हिंदुस्तान में आबाद हुए। उन्होंने हिंदुस्तान में आकर दरियाए सरस्वती यानी दरियाए सिंध और दरियाए गंगा के किनारे डेरे लगा लिए और यहाँ पर खेती बाड़ी का काम शुरू किया। इसीलिए तमाम जाट कबाइल ज़राअत और गल्ला बानी के साथ जुड़े हुए हैं। इसी तरह जाट एक टाइटल या नस्ल का नाम भी है और इसके ज़ैल में बहुत से कबाइल और गोतें पाई जाती हैं, जिनमें चंद बड़े कबाइल या जातों के नाम कुछ यूं हैं, जिनमें संधू, वड़ाइच, धारीवाल, सिद्धू, ढिल्लों, गिल, विर्क, बाजवा, खरल, मान, रंधावा, गोंदल, चीमा, वेंस, घुम्मन, काहलू, हिंजरा, गुराया, औलख और बुट्टर वगैरह नुमाया हैं। नाज़रीन, आर्यन नस्ल से ताल्लुक रखने वाले तमाम कबाइल जो बाद में मुसलमान हुए वो तमाम हिंदू मजहब से ही ताल्लुक रखते थे। बाद मुअर्रिखीन का यह भी कहना है कि असलन राजपूत भी जाट नस्ल से ही निकले हैं, मगर यह राय इंतहाई मुतनाज़ा है। अब जिक्र है राजपूत नस्ल का। राजपूत खालिस्तान आर्याई नस्ल से ताल्लुक रखते हैं जो कि सेंट्रल एशिया से आकर हिंदुस्तान में आबाद हुए। राजपूतों की यूं तो तारीख 5000 साल कदीम बयान की जाती है, मगर सियासी तौर पर राजपूत हिंदुस्तान में 7वीं सदी ईस्वी से 20वीं सदी ईस्वी तक बहुत ज्यादा मुतारफ हुए। राजपूत का मतलब है राजाओं के बेटे। मुसलमान राजपूत कबाइल से ताल्लुक रखने वाले लोगों के अजदाद पहले हिंदू थे जो बाद अज़ां मुसलमान हुए और मुसलमान राजपूत कहलाए। हिंदुओं के जात पात के निज़ाम में 4 बड़े तबकात शुमार किए जाते हैं, जिनमें ब्राह्मण, खश्तरिया, वैश्या और शूदर। ब्राह्मण सबसे आला तबका शुमार होते हैं और इनको सिर्फ मजहबी अमूर दिए गए हैं। उसके बाद दूसरा दर्जा है खश्तरिया का। तमाम राजपूत अपने आप को खश्तरिया ही शुमार करते हैं। हिंदुओं के वर्ना सिस्टम के तहत खश्तरियों को हुक्मरानी और दिफा का काम सौंपा गया। तीसरा तबका वैश्या।
ان کے ذمہ کاروبار تھا، جبکہ چوتھا طبقہ شودر جنہیں خدمتگار کہا گیا، ایسے طبقات اور برادریاں جو ان بالائی تین طبقات کی خدمت کے لیے پیدا کی گئیں، جن میں جاٹوں، گجروں، آرائیوں اور آہیروں کو بھی شودر شمار کیا جاتا ہے۔ راجپوتوں کے آگے تین بڑے ونش یا سلسلے بیان کیے جاتے ہیں: سورج ونشی، چندر ونشی اور اگنی ونشی۔ ہر ونش کے نیچے کل یعنی قبیلہ یا جاتی پائی جاتی ہے، اور پھر اس کے نیچے ذیل میں گوتر یا شاخیں پائی جاتی ہیں۔ اگنی ونش کے حوالے سے ایک داستان بڑی مشہور ہے، جس کے مطابق دیوتاؤں نے شیطانوں سے لڑنے کے لیے مقدس آبو پہاڑ پر ایک اگنی جلائی، جسے اگنی کل کہا جاتا ہے۔ اس میں سے 4 جوان پیدا ہوئے، جن میں ایک چوہان، دوسرا پرمار، تیسرا سولنگی اور چوتھا پرتیہار۔ انہی 4 سے راجپوتوں کے 4 سلسلے آگے بڑھے، جن کو اگنی ونشی کہا جاتا ہے۔ اس حوالے سے ایک روایت یہ بھی پائی جاتی ہے کہ کیونکہ ہندوؤں کے ذات پات کے نظام میں سارا نسب نسلی طور پر آگے بڑھتا ہے، اور کوئی ایک بھی شخص کسی قبیلے میں نہ تو شامل ہو سکتا ہے، نہ اپنے قبیلے کو یا ذات کو تبدیل کر سکتا ہے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ آرینز کے آخری دور میں جب آخری آرینز ہندوستان میں آئے اور انہوں نے ہندو مت قبول کر لیا، تو ان کو عزت دینے کے لیے راجپوتوں میں شامل کرنا ضروری سمجھا گیا۔ اصولی طور پر وہ راجپوتوں میں شامل نہیں ہو سکتے تھے، لہذا اگنی کل کی داستان بنا کر ان کو اگنی ونشی راجپوتوں میں شامل کیا گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں محمد بن قاسم کے سندھ پر حملے کے ساتھ ہی ہندوؤں میں بھی سیاسی تحرک پیدا ہوا، جس نے 1020 عیسوی میں ایک غیر اعلانیہ اتحاد بنا لیا، اور مختلف ریاستوں کے راجاؤں نے سیاسی طور پر لفظ راجپوت زوردار طریقے سے استعمال کرنا شروع کیا۔ اس سے قبل اس خطہ میں راجپوت لفظ سے کوئی بھی واقف نہ تھا۔ اس طرح راجپوت ریاستیں 1020 عیسوی میں محمود غزنوی کے مقابلے میں کلنچر اور گوالیار کے راجا اٹھ کھڑے ہوئے، جبکہ مغل شہنشاہ بابر کے مقابلے میں رانا سانگا اور پھر اورنگزیب کے مقابلے میں مراٹھا کھڑے ہوئے۔ تو اس وقت خطہ بر صغیر میں راجپوت لفظ بڑی قوت کے ساتھ ابھرا، اور پھر ہندوستان میں ہر کسی نے اپنے آپ کو راجپوت کہلانے میں ہی خیریت جانی۔ جاٹوں کی طرف سے ایک بنیادی سوال اٹھایا جاتا ہے کہ اگر راجاؤں کے بیٹے ہی راجپوت ہیں تو جاٹوں اور گجروں نے بھی بہت سی ریاستوں پر حکومت کی ہے، تو وہ راجاؤں کے بیٹے یعنی راجپوت کیسے نہ ہوئے؟ راجپوت اور جاٹ ایک دوسرے پر برتری کے دعوے دار ہیں، اس لیے ہر نسل دوسری نسل کو حقیر جانتی ہے۔ راجپوت ٹائٹل کے تحت بہت سی قبائل اور جاتیاں اور ان کے نیچے گوتیں بھی شمار کی جاتی ہیں۔ ان جاتیوں میں تومر، چوہان، بالا، موہل، کچواہا، سولنگی، پرمار، گھوڑیوا، پرہار یا پرتیہار، برگجر، جویا، گہلوٹ اور نارو وغیرہ انتہائی نمایاں ہیں۔ راجپوتوں میں مجموعی طور پر 36 قبائل کو شاہی قبائل یا شاہی جاتیاں شمار کی جاتی ہیں۔ ناظرین، تاریخ کا مطالعہ کریں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ جاٹ اور راجپوت دراصل ایک ہی نسل یعنی آرین نسل سے تعلق رکھتے ہیں، اور بعد میں ایک دوسرے پر برتری دکھانے کے لیے ایک دوسرے کے وجود کا انکار کرنے لگے۔ ان کے ایک ہونے کی بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ ان دونوں کی اکثر گوتیں ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں۔ اب ذکر ہے عربی نسل قبائل کا۔ 7ویں صدی عیسوی میں محمد بن قاسم کی آمد، صوفیہ اکرام کی دعوتی اور تبلیغی سرگرمیوں اور عربوں کے تجارتی وفود کی وجہ سے بہت سے عرب خطہ بر صغیر میں آ کر آباد ہوئے۔ یہ تمام قبائل اصلاً مسلمان تھے، اور ان کی نسلیں یہیں پروان چڑھیں، جن میں قریشی قبیلہ، ہاشمی، انصاری، عوان یعنی علوی، فاروقی، عثمانی، عباسی اور صدیقی قبائل وغیرہ انتہائی نمایاں ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہے ترکی اور نسل قبائل کا۔ یہ ترک نسل سے تعلق رکھتے ہیں۔ ان قبائل کے لوگ ترک یا مغل حکمرانوں کے ساتھ اس خطے میں آئے اور پھر یہیں کے ہو کر رہ گئے۔ یہ قبائل بھی بطور مسلمان ہی اس خطے میں آئے تھے۔ ترک نسل سے تعلق رکھنے والے قبائل میں برلاس، مغل، تیموری، آغا، افندی، کرد اور پاشا وغیرہ انتہائی نمایاں ہیں۔ اس کے بعد ذکر ہے ایرانی نسل قبائل کا۔ یہ تمام لوگ ایران سے ہجرت کر کے آئے تھے۔ ایرانی قبائل اور برادریوں کے زیادہ تر نام ائمہ اکرام یا پھر ان کے مختلف علاقوں سے منسوب ہیں۔ ایرانی قبائل بھی ہندوستان میں آئے تو اس وقت وہ مسلمان تھے۔ یہاں پر آ کر انہوں نے بہت زیادہ سیاسی اثر و رسوخ پیدا کیا۔
ईरानी नस्ल से ताल्लुक रखने वाले कबाइल में फिरदौसी, गजाली, गीलानी, जाफरी, हमदानी, असफहानी, करमानी, अस्करी, काजमी, कजलबाश, रजवी और यजदानी वगैरह इंतहाई नुमायां हैं। कश्मीरी और नस्ल कबाइल या जातें। कश्मीरी नस्ल से ताल्लुक रखने वाले कबाइल या जातों के बारे में दो रिवायात पाई जाती हैं। तारीखदानों के एक गिरोह के मुताबिक कश्मीरी असलन बनी इसराइल के गुमशुदा कबाइल से ताल्लुक रखते हैं, जो इसराइल से निकले और भटकते हुए कश्मीर की पहाड़ियों तक आन पहुंचे। जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक ये हिंद आर्याई नस्ल से ताल्लुक रखते हैं और आर्याइयों के साथ ही इस खित्ते में आकर आबाद हुए। कश्मीरी नस्ल से ताल्लुक रखने वाले कबाइल में बट, नून, ख्वाजा, बकरवाल, गुज्जर, मीर, डार, शेख, वानी, पंडित, भान और अंद्राबी वगैरह शामिल हैं। 7वें नंबर पर है अफगानी और नस्ल यानी पठान कबाइल। इनके बारे में दो रवायात पाई जाती हैं। एक रवायत के मुताबिक पठान दरअसल अरबी नस्ल हैं, जबकि एक दूसरी रवायत के मुताबिक इनका असल वतन ईरान बयान किया गया है। ये पठान कबाइल तिजारत या फिर अफगान हमलावरों के साथ हिंदुस्तान आए और फिर यहीं आबाद हो गए। पठान कबाइल ने हिंदुस्तान की बहुत सी रियासतों पर हुकूमत भी की। ये मुसलमान कबाइल थे। अफगान या पठान नस्ल से ताल्लुक रखने वाले कबाइल में दुर्रानी, खटक, मरवत, बंगश, हजारा, आफरीदी, खिलजी, यूसुफजई, गौरी, लोधी, सूरी, सद्दोजई, तनोली, न्याजी, जदून, तरीन, काकड़ और साफी वगैरह इंतहाई नुमायां हैं। 8वें नंबर पर हैं बलोच नस्ल से ताल्लुक रखने वाले कबाइल। बलोच कबाइल भी अरब से हिजरत करके पहले शाम, मिस्र और फिर वहां से ईरान और अफगानिस्तान में आकर आबाद हुए। बाद अज़ां ईरान से हिजरत करके पाकिस्तानी इलाके बलोचिस्तान और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में फैल गए। बलोच नस्ल से ताल्लुक रखने वाले कबाइल भी मुसलमान कबाइल थे। बलोच कबाइल में बुगटी, रिंद, लाशार, मजारी, लगारी, बुलेदी, गबोल, जतोई, खोसा, मगसी, मैंगल, मरी, संजरानी, तालपुर और जरदारी वगैरह इंतहाई नुमायां हैं। नाज़रीन, हमने चीदा चीदा कबाइल का जिक्र किया है। इन तमाम कबाइल की लिस्ट इंतहाई तवील है। इसके अलावा गुज्जर और अराई वगैरह अपने आप को आर्यन नस्ल से बयान करते हैं और वो इनमें से किसी एक के साथ भी अपने आप को जोड़ना मुनासिब नहीं समझते। उम्मीद है आपको हमारी ये काविश पसंद आई होगी। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी कोई राय देना चाहें तो कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल करें।